आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक स्पेक्ट्रा का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि हमारे पास है जी बोहर मॉडल। जब बोहर मॉडल की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम इसकी बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे कि वो बेसिकली कौन से डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल या हमारे पास जो थॉमसन मॉडल था वो रिजेक्ट हुआ था। याद रखिए, तो इस चीज़ की हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो याद रखिए एटम्स के मुताबिक जो पहला नजरिया था वो बेसिकली दिया था डेमोक्रेटस ने। याद रखिए कि हमारे पास एक ग्रीक फिलासफर है तकरीबन 400 साल बीसी से पहले, बिफोर 400 इयर्स पहले तकरीबन बीसी से ये डेमोक्रेटस का कंसेप्ट था अबाउट एटम्स के मुताबिक। उसने कहा था कि मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम्स। मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर बनता है। याद रखें ग्रीक में एटम्स को एटमोस कहा जाता है और याद रखिए एटमोस से मुराद ये है कि एटम जो है वो बेसिकली टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल है मैटर का। मीन एटम जो है वो एक नाकाबिले तकसीम स्मॉल या छोटा जर्रा है किसका, मैटर का, जिसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये कंसेप्ट दिया था एटम्स के मुताबिक सबसे पहले किसने, डेमोक्रेटस ने। याद रखिए डेमोक्रेटस के 100 साल बाद एक ग्रीक फिलासफर है एरिस्टोटल, ये एटम्स के मुताबिक या मैटर्स के मुताबिक ये कंसेप्ट देता है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि इंसान का जो वजूद है वो 4 चीज़ों से है, हवा, आग, पानी और मिट्टी। याद रखिए इसमें एक वर्ड इसने मजीद ईड किया था जो कि हमारे पास है ईथर। हम जानते हैं ईथर को ये ट्रीट कर रहा था एज अ मीडियम। तो ये कहता है कि बेसिकली मैटर का वजूद 5 चीज़ों से है। मीन इसमें क्ले मिट्टी है, फायर आग, वाटर पानी और एयर, और साथ में इन सब को इनक्लोज किया गया है एक मीडियम के अंदर जो कि हमारे पास है ईथर। याद रखिए ये ईथर थ्योरी भी प्रेजेंट की गई थी और अब जाते फर्स्ट ईयर में मैंने इसका कंसेप्ट आप लोग को दिया था कि हाइगन कह रहा था कि आपके पास लाइट जो है वो हमारे पास क्या है, एक वेव है। तो उससे पूछा गया कि ये कौन सी वेव, उसने कहा ये मैकेनिकल वेव है। तो ऑब्जेक्शन था कि ये फिर सूरज से जमीन तक कैसे पहुंच सकता है। तो उस वक्त एक थ्योरी थी जो ईथर थ्योरी थी, और ईथर थ्योरी ये कह रही थी कि कायनात के इर्द गिर्द एक लेयर बना हुआ है मीडियम जो कि बेसिकली किस चीज का है, ईथर का है। तो डेमोक्रेटस के कंसेप्ट्स में भी ईथर का जिक्र पाया जाता है कि ये सारी चीजें जो है ईथर एक मीडियम है और इसके अंदर ये सारे क्या है, इनक्लोज्ड है। उसके बाद हम जानते हैं ये टॉपिक्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हम जानते हैं डाल्टन ने एटम्स के मुताबिक अपना नजरिया दिया था और डाल्टन कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एटम जो है ये इनडिविजिबल पार्टिकल है और नहीं इसको मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये कंसेप्ट दिया था डाल्टन ने अपनी फेमस थ्योरी व्हिच इज नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और भी इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे जिसमें उसने कहा था कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। मीन एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कार्बन है तो उसके जितने भी एटम्स होंगे वो एक जैसे होंगे। लेकिन याद रखिए इस पॉइंट को फिर रिजेक्ट किया गया सोडे ने, उसने कहा कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट मे बी डिफरेंट। एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और इसको उसने नाम दिया था आइसोटॉप्स का। जैसे आप जानते हैं आइसोटॉप जो होते हैं वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आपके पास एटम्स हैं और सारे क्या होते हैं, मास के लिहाज से वो सारे डिफरेंट होते हैं। जैसे प्रोटियम का मास कुछ और है, ड्यूटियम का मास कुछ और है और ट्रिटियम का मास कुछ और होता है। याद रखें डाल्टन यूटिलाइज द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटस। इसने डेमोक्रेटस के कंसेप्ट को ही यूज किया था क्योंकि डेमोक्रेटस ऑलरेडी किया गया था कि एटम इज द टाइनी इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर। याद रखें इसके बाद 1896 में जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हुई थी, में कुछ एलिमेंट है जिनके न्यूक्लियस में से रेडिएशन इमिट होती है, दैट इज अल्फा बीटा और गामा। इस तरीके से स्पेक्ट्रम क्लियर है। और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 3 ऐसे प्रोसेस थे जो सक्सेसफुली एविडेंस दे रहे थे कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या इनडिविजिबल नहीं है। मीन इसके फर्दर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर हम इसको मजीद क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को जब डिस्कवर किया तो उसके बाद उसने एटम्स के मुताबिक अपना पहला मॉडल सजेस्ट किया जो कि हमारे पास है जी जे थॉमसन मॉडल्स। याद रखें इस मॉडल्स के अंदर उसने कुछ पॉइंट्स बताए थे, मैं इसके कुछ जो बुलेट पॉइंट्स है वो आपके सामने रख रहा हूं। उसने कहा था एटम्स के अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी है। याद रखें इस मॉडल को नाम दिया जाता है पुडिंग मॉडल, इसे कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग कहते हैं बेसिकली कस्टर्ड को, क्लियर है। और प्लम का मतलब होता है आलू बुखारा। जिस तरीके से हम कस्टर्ड बना लेते हैं और उसके अंदर फिर सजावट के तौर पे हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख देते हैं, इस
तरीके से प्लम्स रख दिया जाता है। याद रखिए इस मॉडल को नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। याद रखिए इस मॉडल में कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस तरीके से कस्टर्ड जब बन जाते हैं तो उसके अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है, तो इस तरीके से उसने कहा एटम्स के अंदर यूनिफॉर्म डेंसिटी है, कोई एम्प्टी स्पेस इसके अंदर मौजूद नहीं है एटम्स के अंदर। नेगेटिव चार्जेस आर एम्बेडेड विद पॉजिटिव चार्जेस लाइक प्लम इन अ पुडिंग। उन्होंने कहा नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव चार्जेस के अंदर इस तरीके से प्लेस किया गया है जिस तरीके से हम कस्टर्ड के अंदर ड्राई फ्रूट्स को रख लेते हैं बाय फोर्स। नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव चार्जेस के साथ बाय फोर्स घुसा दिया गया है, जस्ट लाइक वी प्लेस ड्राई फ्रूट इन अ कस्टर्ड। इसीलिए इसको नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। तो इस तरीके से नेगेटिव चार्जेस को पॉजिटिव चार्जेस के साथ बाय फोर्स रख दिया गया है, जिस तरीके से हम ड्राई फ्रूट्स को रख लेते हैं किसके अंदर जी, कस्टर्ड के अंदर। इसके बाद दे ओबे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। ये मॉडल सजेस्ट किया था किसने, थॉमसन 1897 में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिए। इसके बाद रदरफोर्ड, इसके दो स्टूडेंट हैं जिसका नाम है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मर्जन और दूसरा है गीगर। ये दो इसके स्टूडेंट हैं। ये टास्क देता है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करें। ऑलरेडी आप अर्ली स्टेजेस के अंदर इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा थ्रू थिन गोल्ड फॉइल। जब उसने अल्फा रेस को जो है उसकी बम्बार्डमेंट किया था किसके ऊपर, एक थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा की बम्बार्डमेंट की थी। क्लियर है। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, मर्जन और गीगर, जो कि दोनों रदरफोर्ड के क्या है, स्टूडेंट है। तो आप जानते हैं अर्ली क्लासेस में कि ज्यादातर जो अल्फा रेस है वो स्ट्रेट पास हुई थी और बहुत कुछ हमारे पास रिफ्लेक्ट हुई थी। ज्यादातर रेडिएशन उसमें से क्या हुई थी, पास हो गई थी, जो कि ये एविडेंस दे रही थी कि एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है। मीन मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी वेयर इलेक्ट्रॉन कैन रिजाइड्स। जहां पर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, रिजाइड कर सकते हैं, मीन इलेक्ट्रॉन्स वहां पे रह सकते हैं। याद रखिए थॉमसन क्या कह रहा था कि नो एम्प्टी स्पेस, एटम के अंदर कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है। जबकि याद रखिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि ज्यादातर अल्फा रेस का पास होना, ये बता रहे कि एटम का ज्यादातर पार्ट क्या है, खाली है। तो यहां से थॉमसन मॉडल क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। और इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना पहला मॉडल सजेस्ट किया व्हिच इज नोन एज अ प्लैनेटरी मॉडल। याद रखिए इसको नाम दिया जाता है प्लैनेटरी मॉडल। मीन जस्ट लाइक प्लैनेट सिस्टम में अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम की बात हो, तो आप जानते हैं प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। उसने कहा इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसलिए इसको नाम दिया गया था प्लैनेटरी मॉडल, आल्सो कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मॉडल या फर्स्ट न्यूक्लियर मॉडल भी इसे कहा जाता है। इसमें उसने न्यूक्लियस का जो है वो कांसेप्ट दिया था कि एटम के सेंटर्स के अंदर बेसिकली हमारे पास एक जगह पाई जाती है स्फेरिकल शेप में, दैट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस, जहां पे पॉजिटिव चार्जेस प्लेस्ड है। क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका ये था रदरफोर्ड का कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और याद रखिए इसका जो ये मॉडल है ये बेस्ड है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इस पर ये मॉडल बेस्ड है। इसी का इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, जिसको आप जानते हैं जिसको ऑर्बिट शेल्स या एनर्जी लेवल्स का नाम दिया जाता है। इसी का इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और ऑर्बिट्स के अंदर। याद रखिए इसने पॉइंट्स उठाया था क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कह रही थी कि जब चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करता है या मूव करता है या एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। पहले चैप्टर में मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो याद रखिए उसकी इर्द-गिर्द दो किस्म के फील्ड बनते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स मोशन और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, मीन उसकी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है। याद रखिए इट रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में ये एनर्जी क्या करता है, एमिट करता है। तो हम जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर पाथ में, तो आप जानते हैं सर्कल में हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शंस क्या होती हैं, चेंज होती है, मीन इट पोजेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और याद रखिए इसी कांसेप्ट को यूटिलाइज किया रदरफोर्ड ने और उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इट इज अ चार्ज पार्टिकल एंड चार्ज पार्टिकल पोजेस एक्सेलरेशन ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, सो इट शुड रेडिएट एनर्जी कंटीन्यूअसली। और उसने कहा ये कंटीन्यूअसली एनर्जी क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है। वहां से पॉइंट्स बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से कि जब चार्ज पार्टिकल कंटीन्यूअसली रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। और मेन अगर हम स्पेक्ट्रम्स को देखें याद रखें तो इसका जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए इट मस्ट बी कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन आप जानते हैं एटम से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटीन्यूअस नहीं होता, बल्कि कैसा होता है,
डिसकंटिन्यूअस होता है, मीन लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है। क्लियर हुआ? यहाँ से कुछ पॉइंट्स थे जिसका आंसर ये ना दे सका, बारह कुछ पॉइंट्स इसके ठीक भी थे। उसके बाद बोहर मॉडल्स, रिजेक्शंस के बाद बोहर मॉडल्स आया। याद रखिए ये सेमी क्लासिकल मॉडल है। सेमी क्लासिकल में इसका कुछ पॉइंट्स इसने उठाए थे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से, जो कि क्लासिकल वेव थ्योरी है, और दूसरा क्वांटम थ्योरी जो कि मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। याद रखिए ये दो थ्योरीज पर बेस्ड है, एक क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो कि क्लासिकल है, और दूसरी कौन सी थ्योरी है? क्वांटम थ्योरी, जो कि मैक्स प्लैंक ने प्रेजेंट की थी 1901 में या 1900 में। क्लियर हुआ? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के मुताबिक ये थी। यहाँ पर आप आते हैं बोहर मॉडल्स की तरफ कि बोहर मॉडल्स के क्या पोस्टुलेट थे। याद रखिए इसके तकरीबन 3 पोस्टुलेट्स हैं। तो पहला पोस्टुलेट कहता है द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रीट किया था एज अ पार्टिकल। याद रख लें, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द बाउंड है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, किसके इर्द-गिर्द मूव कर रहा है? न्यूक्लियस के इर्द-गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, कोई एनर्जी को इमिट नहीं कर रहा। याद रख लें, बोहर ने रदरफोर्ड के इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इस बात को ये एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन आगे इस बात की ये रिजेक्शंस कर रहा है, जिसमें रदरफोर्ड कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन सर्कल में जब वो मूव करता है, चार्ज पार्टिकल है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है, और ये कंटीन्यूअसली एनर्जी क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है। लेकिन बोहर इस बात को रिजेक्ट कर रहा है, वो कहते हैं नहीं, रिवॉल्व तो कर रहा है जस्ट लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, लेकिन विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, किसी किस्म की एनर्जी इमिट नहीं कर रहा इन फिक्स्ड ऑर्बिट के अंदर। और इन ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया जाता है? स्टेशनरी ऑर्बिट्स। कौन से ऑर्बिट्स? आल्सो कॉल्ड एज अलाउड ऑर्बिट भी इसे कहते हैं। क्लियर हुआ? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम फोर्स, कौन से फोर्स कहते हैं ये रिवॉल्व कर रहा है? कूलम्बिक फोर्स कहते हैं। और याद रखिए ये कूलम फोर्स ही एक्ट करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम जानते हैं कूलम फोर्स का बेसिकली फार्मूला होता है हमारे पास K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। लेट E मेरे पास चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स पर भी और न्यूक्लियस के ऊपर भी। यहाँ पर आ जाएगा E डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यहाँ जाएगा K E स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज अ कूलम फोर्स व्हिच एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। हम जानते हैं कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर ना? दूसरे पोस्टुलेट्स में कहता है, याद रखिए ये पोस्टुलेट बेसिकली इसने उठाया था क्वांटम थ्योरी से। इसका ऑब्जेक्शन है पहला, अगेन ऑब्जेक्शन किसकी तरफ से है? क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो ये पॉइंट्स कह रही थी कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उसे रेडिएशंस इमिट करनी चाहिए, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस इट पोजेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर इसका एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है तो एज अ रिजल्ट इट शुड रेडिएट एनर्जी, इसको एनर्जी इमिट करनी चाहिए। तो ये पॉइंट बोहर से पूछा गया। याद रखिए बोहर एकदम से क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को छोड़ करके जंप करता है किस पे? क्वांटम थ्योरी पे। याद रखिए क्वांटम थ्योरी में ये बात बताई गई थी अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस कि ब्लैक बॉडी के जो एटम्स होते हैं दे आर हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये क्या होते हैं? ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होते हैं। और याद रखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर जब तक अपने क्वांटम स्टेट्स में होते हैं दे नाइदर इमिट और नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी। ब्लैक बॉडी के जो एटम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, और हार्मोनिक ऑसिलेटर जब तक अपने क्वांटम स्टेट्स में होते हैं इट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। याद रखिए यही पॉइंट्स इसने जाकर के क्वांटम थ्योरी से उठाया और उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लाइक हार्मोनिक ऑसिलेटर। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? ये हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की तरह है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर जब तक अपने क्वांटम स्टेट्स में होते हैं वो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करते। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर मीन इलेक्ट्रॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो जब तक ये अपनी स्टेट्स में होगा ये एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये एनर्जी फिर इमिट या एब्जॉर्ब कब करेगा? तो उसने कहा जब हार्मोनिक ऑसिलेटर वन क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट्स में मूव करते हैं वो एनर्जी इमिट करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। तो उसने कहा इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर मीन जब एक क्वांटम स्टेट से किधर जाएगा दूसरे क्वांटम स्टेट्स में जाएगा आइदर इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, या तो एनर्जी को भी इमिट करेगा या ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और वो आप जानते हैं अगर हायर ऑर्बिट से लोअर में आ रहा है तो वो एनर्जी इमिट करता है, और अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो वो एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब। कितनी एनर्जी इमिट करेगा? याद रखिए जितना दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का क्या है? डिफरेंस है। और ये जो एनर्जी इमिट करेगा दिस एनर्जी मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और हम जानते हैं फोटॉन्स की एनर्जी होती है hf। क्लियर? फोटॉन्स की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? फ्रीक्वेंसी के। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो आप यहाँ पे कांस्टेंट यूज करोगे वेयर h इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -34 जूल सेकंड्स। क्लियर?
ये एनर्जी एमिट करेगा वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, hf के इक्वल होगी, और ये एनर्जी कितनी होगी, तो हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स. व्हाट इज E2? E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर स्टेट्स. व्हाट इज E1? दिस इज द एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट्स. बात क्लियर ना? याद रखिए ये पॉइंट्स कहां पे था, क्वांटम थ्योरी में. मैक्स प्लैंक ने अबाउट ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के मुताबिक जो कांसेप्ट दिया था, ये पॉइंट वहां से दिया गया. तीसरा पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ओनली इन दोज ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर सकता है या उन जगहों के ऊपर ऑर्बिट्स बन सकता है where angular momentum is equal to the integral multiple of h over 2 pi. जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi के बराबर आ जाए. आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, याद रखिए उसका एक मोमेंटम होता है. दैट मोमेंटम इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम. और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में रोटेशनल मोशंस के अंदर, दैट इज mvr. और ये एंगुलर मोमेंटम इक्वल होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi. याद रखिए इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर नहीं हो सकती. n की वैल्यू हो सकती है 1, हो सकती है 2, 3, 4 अप टू so on. याद रखिए अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट्स के लिए बात करूं, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो याद रखिए इसका लेट करें, ये जो आपके पास वैल्यू है h over 2 pi, ये कांस्टेंट है. h इज प्लैंक कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू होती है 3.14. लेट करें इस कांस्टेंट को सॉल्व करता हूं मैं, और मेरे पास इसका रिजल्ट आता है 1. एज्यूम कर रहा हूं h और 2 पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई. यहां पर आप अगर फर्स्ट ऑर्बिट्स के लिए बात करते हैं, याद रखिए फर्स्ट ऑर्बिट्स के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1. एंगुलर मोमेंटम का रिजल्ट हमारे पास कितना आ जाएगा, एज्यूम कर रहा हूं 1 आ गया. सेकंड ऑर्बिट्स के लिए अगर बात करें तो देखिए h और 2 पाई की वैल्यू कितनी है, 1. तो सेकंड ऑर्बिट्स के लिए मैं n की वैल्यू कितनी रखूंगा, 2. तो देखिए एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो जाएगा 2 into 1. तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, 2 मीन 2 टाइम ऑफ h over 2 pi. क्लियर. थर्ड ऑर्बिट्स के लिए मैं अगर n की वैल्यू 3 रखूंगा, याद रखिए एंगुलर मोमेंटम इक्वल हो जाएगा 3 टाइम ऑफ h over 2 pi. और h over 2 pi की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 1, मीन 3 आ जाएगा. आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही, 1 आ रही है, 2 आ रही है या 3 आ रही है. आप जानते हैं इसमें रिजल्ट फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, मीन किस तरीके से वैल्यू नहीं मिल रही कि 1.1, 1.2, 1.3 मीन डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं आ रहा, बल्कि किस में आ रहा है, डिस्क्रीट फॉर्म में आ रहा है, कंटीन्यूअस नहीं आ रहा. 1.1, 1.2 नहीं आ रहा, बल्कि कितना आ रहा है, 1 के बाद 2 और 3. याद रखें दिस कांसेप्ट इज कॉल्ड एज अ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा. इसकी वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती. पर याद रखें इसका ये जो मॉडल है, ये जो बोर ने अपना मॉडल सजेस्ट किया था, याद रख लें ये बेस्ड है स्पेक्ट्रम के ऊपर. बेसिकली इसने स्पेक्ट्रम्स को ऑब्जर्व किया था और उस स्पेक्ट्रम्स को देखने के बाद इसने अपना मॉडल सजेस्ट किया था. लेकिन इनमें से किसी एक पोस्टुलेट्स के ऊपर जब ऑब्जेक्शंस उठा तो इसका दिफा न कर सका. और इसके एक्सप्लेनेशन पे एक दूसरे साइंटिस्ट डी ब्रॉय ने की है. उन्हें उसमें हम देखेंगे कि व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h over 2 pi. यहां पर ये क्यों है, ये रिजल्ट क्या है, बेसिकली इसको डी ब्रॉय एक्सप्लेन करेगा, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करेगा एज अ वेव. क्लियर. उम्मीद करता हूं यहां तक आर्टिकल कंप्लीट.